कीर्ति शर्मा एंड गणेश जी, आप दोनों का स्वागत है इस चैनल पे। और आज बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। अब मैं सबसे पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं विकिपीडिया पे गया कि आफ्टर ऑल विकिपीडिया क्या बोलता है इसके बारे में। तो उसने लिखा कि एक मास मूवमेंट है। ठीक है भाई, होगा मास मूवमेंट है। फिर उसके कॉज के बारे में उसने लिखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड सोशल डिसहार्मोनी। ये दो पॉइंट उसने मेंशन किए। और इस यात्रा का मोटिव किस किस को हाईलाइट करना है? कम्युनलिज्म को हाईलाइट करना है, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन को हाईलाइट करना है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है पूरे कंट्री में और इन्फ्लेशन, ये पॉइंट उसने दिए। जिसमें राहुल गांधी, अब तो एक्चुअली जो अगर आप ऑनलाइन देखो तो लोगों ने इसका नाम राहुल यात्रा भी रख दिया और रीजन बिल्कुल साफ है, प्रोबेबली वो राहुल की ब्रांडिंग करना चाहते हैं। तो कल कीर्ति शर्मा बिल्कुल एक 2 मिनट का एक ओपनिंग कमेंट आपका मैं चाहूंगा इस यात्रा के, जो मैंने आपको अभी एक नैरेटिव दिया इसके बारे में। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये 7 सितंबर को शुरू हुई सर, और ये 3570 किलोमीटर इसको कवर करना है 150 दिन में। कन्याकुमारी से शुरू हुई और श्रीनगर तक जानी। इस दौरान इसको 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज से पास होना है सर। इसका जो उद्देश्य है सर, राहुल गांधी को पूरा भारतवर्ष एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह से जानता है, जो हर महीने में 10-15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, विदेश में कहीं छुट्टी मनाने चले जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है उसमें वो शामिल नहीं होते। तो इसको गलत साबित करने के लिए या पब्लिक की नजरों से इसको हटाने के लिए ये एक भारत जोड़ो यात्रा प्लान की गई। इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये दिखाया जाए कि भाई राहुल गांधी भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जहां मेहनत करने की जरूरत है वहां मेहनत ना करके राहुल गांधी मेहनत गलत जगह पे कर रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों गलत जगह पे कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, अभी 5 महीने पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 4 बीजेपी की सरकार थी, वहां उनकी वापस सरकार आ गई, और एक राज्य पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां उनकी बुरी तरह हार हुई। मतलब 5 राज्यों में बुरी तरह हारे। अभी 2 राज्यों में चुनाव है, एक हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो गया और एक गुजरात में चुनाव होने वाला है। अगर इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस हारती है तो एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजेशन है ये कांग्रेस के सपोर्टर्स के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए। पार्टी की हवा कैसे बनती है अच्छी? जब वो चुनाव जीतते हैं, तब उससे जो कार्यकर्ता है वो मोटिवेटेड होते हैं। तो इसकी टाइमिंग को लेके और जो कांग्रेस की थिंक टैंक है उसमें मेरे को बहुत ही आश्चर्य है कि इस यात्रा को इस समय निकालने की क्या जरूरत थी। अगर निकालना ही था, राहुल गांधी को यात्रा करनी ही थी, तो वो गुजरात में करते या हिमाचल प्रदेश में करते। मैं गणेश जी का एक ओपनिंग कमेंट 1 मिनट का ले लूं और उसके बाद में फिर आपको बताता हूं कि आगे हम कैसे बढ़ते हैं इस डिस्कशन पे। सर हाँ नमस्ते। गणेश जी। सर मेरा व्यू ये है, जैसे कर्नल शर्मा सर ने बताया कि इसकी डिटेल्स क्या है यात्रा के और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो मेरा एक फर्स्ट इंप्रेशन ये है सर कि ये पहला ऐसा कैंपेन है जहाँ पे राहुल गांधी सही में मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है ये अच्छी चीज़ है कि कोई ऑपोजिशन पार्टी का लीडर सही में रास्ते पे उतर के कुछ कर रहा है, एटलीस्ट कुछ चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत रियलिटी उनको भी पता चल जाएगी कि इंडिया में क्या है, जो कि उनको अभी तक कभी भी पता नहीं चली थी। और दूसरी बात यह है सर कि जैसे सर ने बताया कि अभी तो इलेक्शन चल रहा है गुजरात में और राहुल गांधी जी दूसरी जगह पे ही है, तो उसका ऑब्वियस रीजन ये है कि सर गुजरात की जनता उनको बिल्कुल भी चांस देने नहीं वाली, उनको पता है। तो वो चीज से दूर रह के हम कुछ और कर रहे थे, ये वाला भी नैरेटिव है। और जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी का भी ब्रांडिंग करना है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स में वो थोड़े बहुत सक्सेसफुल जरूर होंगे। कुछ कुछ लोगों को जरूर लगेगा कि राहुल गांधी थोड़े सीरियस हो गए हैं अभी, दाढ़ी वाड़ी रख के, सफेद दाढ़ी, तो बूढ़े भी हो गए थोड़ा, तो थोड़ा सीरियस भी हो गए, ऐसा भी लोगों को लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा हम सोचते हैं कि भाई एक्सपीरियंस आदमी है तो वो थोड़ा सीरियस हो गया होगा। बट आई एम श्योर 6 महीने बाद हमको राहुल गांधी की कहीं और पिक्चर्स मिल जाएंगे, तो फिर से वो पानी फिर जाएगा। तो बट मेरे को अभी फर्स्ट इंप्रेशन यही लग रहा है सर। तो आपका मतलब ये है कि इंडियन सिचुएशन में, पॉलिटिकल सिनेरियो में जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो अपने आप में एक बड़ा सीरियस सा थॉटफुल इंप्रेशन क्रिएट करते हैं अपने बारे में, हैं?
दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग ऑन ए सीरियस नोट और इवन ऑन ए लाइटर नोट। अब मैं बताता हूं कि कांग्रेस का क्या ओपिनियन है और उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि योगेंद्र यादव के क्या क्या कमेंट हैं। योगेंद्र यादव को मैं काफी हाईली रेट करता हूं, वो बात दूसरे के, मैं उसकी विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कांग्रेस का क्या कहना है कि, और ऑफ कोर्स ये मतलब एज ए स्ट्रेटेजिस्ट उसकी इमेज को वो सेट कर रहे हैं। पहली बात तो वो कहते हैं कि पप्पू इमेज जो थी वो चली गई, नाउ ही इज नो मोर पप्पू, यू नो, दाढ़ी वाड़ी रख ली, इतने किलोमीटर 3000 प्लस किलोमीटर इतने दिनों तक जो बंदा वॉक कर रहा है तो ही कांट बी ए पप्पू। और दूसरी बात ये कि ही इज नो मोर ए लॉस्ट लीडर जो कंफ्यूज रहता था। वो बात दूसरे के बीच बीच में वो स्टेटमेंट में कई बार कंफ्यूजन वो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ही इज ए डिटरमाइंड पॉलिटिशियन नाउ, यू नो, दैट इज व्हाट कांग्रेस इज सेइंग। और स्ट्रेटजिस्ट की तो बात ये है कि कांग्रेस ने कहा कि अगर वो स्ट्रेटजिस्ट ना होता तो फिर इस यात्रा को कैसे प्लान करता। इतना एक मेजर ऑपरेशन प्लान किया कांग्रेस ने राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर, तो इट कैन बी थ्रू ए स्ट्रेटजिस्ट ओनली। और उसमें फिर कर्नल कीर्ति शर्मा का वो पॉइंट आता है कि अगर भाई अगर आप इतने अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे तो कम से कम वहां पे तो मिलते, राइट टाइम राइट प्लेस विद राइट पीपुल। स्ट्रेटजिस्ट का यही तो मतलब है, और क्या है। और फिर राइट एक्शन, और आप तो गुजरात और हिमाचल के अलावा बाकी सब जगह नजर आ रहे हैं। तो ये तो मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ। और स्ट्रेटजिस्ट में एक पॉइंट और भी आता है, कर्नल कीर्ति और गणेश जी, आप देखो यात्रा का जो प्लान है ना, महाराष्ट्र में 16 दिन, उसके अलावा तेलंगाना में 13 दिन जहां पे बाई इलेक्शन हारे, पंजाब में 11 दिन आगे आने वाले हैं, हरियाणा में 12 दिन, यूपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ 5 दिन वो रहने वाले हैं, और केरला में 18 दिन वो रहे हैं। कैन यू इमेजिन, वो जो सीपीआईएम वाले कह रहे हैं अरे तुम्हें बीजेपी से लड़ना है कि हमसे लड़ना है, और वो सीपीआईएम वाले तो एक्चुअली उनके साथ चल रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड विद हिम इवन देन। अरे बिहार में इलेक्शन है मेरे ख्याल से 1 साल बाद, 1 या 1.5 साल बाद इलेक्शन है, बिहार में एक भी दिन नहीं। गुजरात हिमाचल दोनों लेफ्ट आउट, छत्तीसगढ़ जहां पे इलेक्शन है लेफ्ट आउट। मतलब आप समझ सकते हो कि एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, और इसीलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो एक बड़ा डेस्परेट सा एफर्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए। स्ट्रेटेजी का कोई चक्कर नहीं है, ना वो इतना कैपेबल है। दैट इज व्हाट बीजेपी वाले या ओपोजिशन बाकी जो उनके एडवर्सरीज हैं वो कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात तो इस यात्रा में, कर्नल कीर्ति शर्मा, क्वेश्चन आपके लिए है कि पहली बात तो इस यात्रा में कौन लोग उनके साथ हैं जो इतनी भीड़ नजर आ रही है। पहली बात तो आ रही है कि नहीं आ रही, मेरा ख्याल है कि आ रही है, तो वो साथ घूम रहे हैं। और अगली बात, जो कन्हैया और मेघा पाटकर जो और उस टाइप के जितने भी लोग हैं वो इस यात्रा में जो नजर आ रहे हैं, वो क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि ये यात्रा जोड़ने के लिए है कि तोड़ने के लिए है, कि इंडिया की डेवलपमेंट का जो आगे हम जिस रास्ते पे बढ़े जा रहे हैं सुपर पावर या इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए हो रही है। कर्नल कीर्ति शर्मा सर, भारत एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी रास्ते पर एक जेसीबी लगाकर खुदाई शुरू कर दो, आप देखो कम से कम 100 लोग उसको देखने के लिए वहां पर आसपास उसके खड़े हुए होंगे कि गड्ढा कैसे खोदता है जेसीबी। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार के 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, और नेचुरली जनता उनको देखना चाहती है कि भाई ये चीज क्या है। और दूसरा, जिस तरीके से वो फनी बातें करते हैं, तो वो भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है लोगों को देखने के लिए कि भाई वास्तव में ऐसा ही है या लोगों ने हवा बनाई हुई है। राहुल गांधी को देखो सर, तो मेरे को आश्चर्य होता है कि उसको भारत की किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं। मैं एक सवाल सुन के आश्चर्य रह गया कि एक लड़कियों के स्कूल में गए तो वहां पर किसी ने ना एक एनसीसी से संबंधित सवाल पूछ लिया, तो ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनसीसी। कहता मेरे को जानकारी नहीं है कि एनसीसी क्या करती है, क्या चीज है। मतलब आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कितना इग्नोरेंट है वो भारत के बारे में। और एक जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों के अनड्यू प्रिविलेजेस लोग ले रहे थे उनको कट करने की कोशिश की है। चाहे वो लोग पैसा कमा रहे थे गलत तरीके से, करप्शन से, बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी को उन्होंने अनड्यू प्रिविलेजेस को काटा है। ये सब व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज है।
उनके लिए जो भी व्यक्ति मोदी के खिलाफ बात करता है वो उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय रावत हो, कोई भी हो। अगर चाइना भी भारत के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बात करता है तो ये पूरे के पूरे लोग इन ग्रुप चाइना को सपोर्ट करने लगते हैं। आप देख लो, आप चाइना हो, पाकिस्तान हो, किसी को। अभी जो एक उसने क्या, एक लड़की ने ट्वीट कर दिया ना इंडियन आर्मी के ऊपर गलवान हाई करके, नाम हाँ, भूल गया उसका। ऋचा चड्ढा। देखो आप कितने लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो ये सब वही लोग हैं जो कि इस समय राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। मेरे को आश्चर्य होता है इस बात से कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम रखा है भारत जोड़ो, लेकिन साथ में लेके चल रहे हैं कन्हैया कुमार को, जिन्होंने जेएनयू में नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो व्यक्ति भारत के टुकड़े होने का नारा लगवाता है उसको आप भारत जोड़ो यात्रा में लेके चलो। दूसरा दूसरा जिसने आपने जिसका नाम लिया, मेधा पाटकर। मेधा पाटकर ने जो ये नर्मदा वाटर प्रोजेक्ट था इसको कई साल रोक के रखा, 20 इयर्स। और जब मोदी ने उसको इंप्लीमेंट कराया तब लोगों को में आया कि कितनी जगह ये पानी पहुंचा सकता था जो इतने साल नहीं ले आए। अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा उनका, मेधा पाटकर का, मेरे को आश्चर्य हुआ कि वो विरोध करने वाले हैं कि पोर्ट बन रहा है जी पालघर में, उसका विरोध करने जा रही हैं। मतलब पोर्ट बनेगा तो पोर्ट उस जगह की इकोनॉमी को अच्छा करेगा। मतलब पोर्ट का विरोध करने का मतलब, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विरोध करने लगते हो ना, ये साफ दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है कि भारत का डेवलपमेंट ना हो। ओके, थैंक यू। अच्छा गणेश जी, एक बात बताएं, आप जो कर्ण कीर्ति ने जहां पे खत्म किया कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ लग रहा है, जोड़ने का तो बिल्कुल नहीं, तोड़ने का तो। अब ऋचा चड्ढा आके, और ऋचा चड्ढा ने बाय द वे एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी है कि मेरे को इस भारत से जोड़ो यात्रा के साथ आने की परमिशन दी जाए, और उधर ट्विटर पे देखो तो वो आर्मी के ऊपर तंज कस रही है। आप समझ सकते हो कि कौन लोग उनके साथ हैं और क्या उनका इंटेंशन है। अब इसमें मुझे आपसे स्पेसिफिक चाहूंगा मैं गणेश जी, सावरकर के बारे में। मतलब सावरकर के बारे में इतनी रिसर्च हो चुकी, सबको पता है। मतलब मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया, पढ़ा भी है, आपने भी पढ़ा होगा कि सावरकर एक बड़ा स्मार्ट पॉलिटिशियन था जो अंग्रेजों को आउट स्मार्ट करने के में सक्षम था, और उसने किया। अगर वो उनको आउट स्मार्ट ना करता तो वो 50 साल तक वहीं काला पानी की जेल में सड़ता रहता और देश के किसी काम ना आता। लेकिन राहुल गांधी को उसके ऊपर ही कमेंट मारना है, वो भी महाराष्ट्र के अंदर। आप क्या सोचते हो, ये राहुल गांधी का इंटेंशन क्या है कि बार बार सावरकर का, और अभी आरएसएस पे, मतलब सबको पता है कि आरएसएस एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि बार बार हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने एक बार को राहुल गांधी सावरकर को उठाते हैं या आरएसएस के अगेंस्ट में बोलते हैं? क्या इंटेंशन है? सर, सावरकर जी को जो विषय है ना, जिसके ऊपर राहुल गांधी हमेशा बात करते रहते हैं, उसके मुझे 4-5 बड़े-बड़े रीज़न दिखते हैं सर। सबसे पहला ये है कि सावरकर जी जो है ना, वो जो हिंदू-मुस्लिम रिलेशन है ना, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी क्लियर उनका स्टैंड रखा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं तो विश्व पुरुष हूँ, बट तुम मुस्लिम हो इसलिए मैं हिंदू हूँ। तो ये जो उनका स्टैंड है ना सर, ये स्टैंड राहुल गांधी को बहुत डरावना लगता है कि ये स्टैंड इतना रैशनल है, इतना करेक्ट है, बट ये लोगों तक पहुँचना नहीं चाहिए। तो उनको वो खारिज करना चाहते हैं। पहला पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब सावरकर जी ने 10 साल के ऊपर अंडमान की जेल में बिताए, सर मैं अंडमान जेल जाके आया हूँ। मैंने देखा है वो सेल जहाँ पे उनको हाँ, रखा गया मैंने था। भी देखा है, और मैंने भी वो देखा। कोलू और वो कोलू भी देखा है सर मैंने, जहाँ पे उनको वो तेल निकालने के लिए वो बोया बताया जाता था। और उनके सेल के सामने जानबूझ के उनको ऐसे सेल में रखा गया था कि जहाँ पे उनको रोज किसी ना किसी को फांसी दी जा रही है, वो देखने को उनको मिलना चाहिए और उसकी चीखें उनकी रूम में सुनाई देनी चाहिए। ऐसे सेल में उनको रखा था। ये सब होने के बाद उन्होंने अपने जेल में कमला करके एक काव्य लिखा दीवार पे, और वो इतना बड़ा काव्य लिखा वो दीवार पे। उन्होंने कैसे, आप सोचिए, दीवार पे लिखा और फिर याद किया, फिर लिखा, फिर याद किया। तो रोज लिखते गए, रोज याद करते गए, और जब बाहर आए तब उन्होंने वो लिखा। वो शायद मेरे को जितना याद है वो 1200 से ज्यादा उसके अंदर कड़वे हैं, मतलब जो इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ कविता में।
तो वो उनका इंटेलिजेंस था, वो उनका लाइफ जीने का ताकत, तो उन्होंने ऐसे करके अपने आप को जिंदा रखा। जिस जिस जेल में आए दिन लोग सुसाइड करते थे, ऐसे जेल में वो 10 साल से ज्यादा रहे। उसके बाद वो वापस आए क्योंकि उनको और काम करना था। उनको मालूम था कि ये जिंदगी है, तो मैं जिंदा हूं तो काम करूंगा। यहाँ पे 40 साल में अगर मेरे को 40 साल की सजा मिली है जो उनको मिली थी, वो वहीं पे निकाल देते, किसी को फर्क नहीं पड़ता। 50 साल कोई उनके की। लिए सोचते। हाँ, हाँ, 50 साल की मिले थे। बराबर, तो 2 बार जन्म ठेप की सजा उनको मिली थी, वो भी काला पानी में। तो उनकी तो लाइफ पूरी, मतलब आप सोचिए, जिस आदमी का इंटेलिजेंस ऐसा हो, जिस आदमी का करेज ऐसा हो, उसको 40-50 साल जेल में वेस्ट करके अपने देश को क्या मिलने वाला था। उन्होंने रत्नागिरी में उनको कन्फाइन किया गया कि वो आप जहाँ रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते। उनके ऊपर ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ था क्योंकि उनको मालूम था ब्रिटिशर्स को कि अगर वो बाहर जाएंगे तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे और फिर से फ्रीडम फाइट का ट्राई करेंगे। तो उनको रत्नागिरी में उनको कन्फाइन किया गया था। तो वहां पे उन्होंने एक पतित पावन करके मंदिर बनाया वहां पे, और वहां पे दलितों को और बाकी जातियों को एक साथ खाना खिलाने का प्रोग्राम रखते गए। वो ऐसा पहला एफर्ट था इतने बड़े स्केल पे। तो ये दूसरा पॉइंट है जो राहुल गांधी को बहुत चुभता है। तीसरा पॉइंट ये है सर कि सावरकर जी का जो स्वातंत्र संग्राम था उसमें बहुत बड़ा योगदान इसके लिए था क्योंकि उन्होंने गांव-गांव जाके अपने लोगों को भेज के लोगों को आर्मी में ज्वाइन करवाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि वो अकेले बड़े लीडर थे, वो जो बोलते थे कि हमको ब्रिटिशर्स के साथ ज्वाइन करना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जिस टाइम पे गांधी और अपने अदर जो लीडर्स थे, वो निगोशिएट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ कि हम ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वगैरह, राइट? वो उनका अलग ऑब्जेक्टिव था। और ये बोल रहे थे कि हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए और हमको खुद को ट्रेन करना है, हमको वेपन्स चाहिए, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो कभी ना कभी खत्म होगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 100% जीते या हारे ब्रिटिशर्स की ताकत कम होने वाली थी। तो जब हमारे नौजवान उनके पास वेपन्स आ जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, तो बाद में हम अंग्रेजों को आराम से निकाल देंगे। वैसे भी वीक हो गए होंगे वो वॉर के बाद। तो उनको इतना समझ में आता था। इसलिए उन्होंने इतना एफर्ट किया, गांव-गांव जाके लोगों को भेजा। स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने उस टाइम पे काम किया। उन्होंने स्वयंसेवकों को गांव-गांव भेजा क्योंकि 1925 में आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी और 1940 के आसपास तक आरएसएस की संख्या काफी अच्छी थी। तो ये वाला जो काम है उनका, जिसमें जिसके और बाद में फिर बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट रेबेल किया। किया। या फिर उसके बाद अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा देश। ये एक्चुअल फैक्ट है जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो आर्म्ड रेबेलियन था और आर्म्ड रेबेलियन बहुत टाइम के बाद ब्रिटिशर्स फेस कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1857 के बाद। और उतनी ताकत उनमें बची नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो फाइट कर सके। और एक पॉइंट है सर, हिंदुत्व का पॉइंट। हिंदुत्व का जो टर्म है ना, वो मॉडर्न एरा में सावरकर जी ने कॉइन किया। तो हिंदू और हिंदुत्व को वो डिफरेंशिएट करना चाहता है राहुल गांधी कि ये लोग जो है हिंदुत्व वाले हैं, आरएसएस वाले, सावरकर जी को मानने वाले, तो हिंदू को भी बांटना है। तो हिंदू को बांटना है तो हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करना है, ऐसा उनको किसी स्ट्रेटेजिस्ट ने बताया होगा। तो ये जो सारे रीजंस है ना, इसके कारण। और अभी हमारे जो अमित शाह जी हैं वो सावरकर जी को बहुत मानते हैं और उनको शायद ये भी लग रहा होगा कि अभी मोदी जी के बाद शायद अमित शाह जी का ही नंबर होगा। वो भी सोचते होंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है जब तक रियलिस्टिकली देखेंगे, जब तक मोदी जी है तब तक राहुल गांधी को कोई चांस नहीं है। ये उनके स्ट्रेटेजिस्ट उनको बता चुके होंगे। और राहुल गांधी का बिल्कुल। एज कम है तो उनके पास अभी और 10 साल है वेट करने को। तो 10 साल वेट करेंगे तो उनका मुकाबला अमित शाह जी से होने वाला है। और अमित शाह जी के ऑफिस में सावरकर जी का फोटो है और चाणक्य का फोटो है। तो वो भी उनको बताया होगा कि भाई देख, अभी से तेरे को काम करना है अगले 10 साल। वो भी एक लॉन्ग टर्म उनका विजन हो सकता है क्योंकि अभी बात करेंगे तो वो बात को बड़ा कर पाएंगे। और पांचवा रीजन ये है सर कि सावरकर जी ब्राह्मण परिवार से आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में परसेंटेज काफी कम है ब्राह्मण का, और उसमें बहुत सारे ब्राह्मण लेफ्टिस्ट भी है। तो वो और कम हो जाता है वो परसेंटेज। तो महाराष्ट्र में सावरकर जी के बारे में बोलना इजी है। सारे कैलकुलेशंस करके वो सावरकर जी को टारगेट करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व को टारगेट करना चाहते हैं। सर कांग्रेस जो है ना एक बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। एक तरफ अगर आप देखो तो गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आजकल आपने देखी होगी आजकल फोटो कर रहे जिसमें हैं। गेरुआ वस्त्र पहन रखा है, मंदिर में जा रहे हैं।
और हर तरीके से अपने आप को हिंदू, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। एक तरफ वो अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट हर रैली में या तो हिंदुत्व को टारगेट करते हैं, या सावरकर को टारगेट करते हैं, या आरएसएस को टारगेट करते हैं। राजस्थान में एक रैली थी जो कि महंगाई के ऊपर थी, वहां पर उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बोला। अब अगर ये भारत जोड़ो यात्रा है तो यहाँ पर आरएसएस के बारे में बात कर कर और सावरकर के करके बात करके आप क्या जताना चाहते हो? तो ये उनका एक कंफ्यूजन है, बिकॉज वो इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या स्ट्रेटजी बनाए और क्या पाथ लेके चले विद यू। और मतलब उससे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज जो है ना उसके माइंड स्पेस में है नहीं। पर सावरकर के बारे में एक पॉइंट मैं कहूंगा, इनफैक्ट 2 पॉइंट मैं कहूंगा गणेश जी, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा उसको स्टडी किया है। सावरकर का कहना था कि पहली बात तो कास्ट की वो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मानते थे। जितनी भी कास्ट है सब एक जैसी है, सब में इंटरमैरिजेज होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल क्लियर था, सावरकर वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। और दूसरी बात वो कहता था कि ये जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है कि हमारे इसमें जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसमें जो भी हैं, इवन इफ ऑल दोज हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल्ड देयर, और आरएसएस का भी यही कंसेप्ट है, दे ऑल आर हिंदूज एंड इफ they are accepting this concept then we do not have any issue with them। अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट हैं ये राहुल गांधी कहीं पे भी नहीं उठाते जानबूझ के। और अगर शेड्यूल कास्ट को वो हिंदू से अलग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हिंदुओं में भी डिवीजन करना चाहते हैं और उनको अलग भी करना चाहते हैं। दोनों ही तरीके से वो जोड़ने का नहीं, एक्चुअली तोड़ने का काम कर रहे हैं। योगेंद्र यादव उनके साथ घूम रहे हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, एंटी बीजेपी व्हाट एवर यू कॉल, आंदोलन जीवी हैं। मतलब अगर आप मोदी जी की डेफिनेशन देखें तो पहली बात तो उन्होंने कहा, ही इज ए स्मार्ट पॉलिटिशियन भी कह सकते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो वो है ही। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है, मैं कहीं जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, जैसे कावड़ यात्रा होती है, ऐसे ये राहुल गांधी की जो यात्रा है इसकी कल्चरल रिजोनेंस है। थोड़ा सा उन्होंने उस तरह का बैंड उसको दिया। दूसरी बात वो कहते हैं कि जैसे फुटबॉल में जिसके पास बॉल रहती है तो उसके एडवांटेज में रहता है वो। तो यही बात यह है कि अभी जो बॉल है भारत यात्रा के थ्रू वो राहुल गांधी के पास आ गई, तो पोजीशन उसके पास है, ही कैन डिसाइड। अगला पॉइंट वो कहते हैं कि अगर बीजेपी के पास मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट तो उनके पास है, तो हम क्या करें, हम कहां पे अपनी पावर दिखाएं? तो हम सड़क पे हैं, और सड़क पे जिस हिसाब से जो पूरा जो लोग जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेट पावर तो उसी के पास है। मतलब जो सड़क की पावर है उसको वो पार्लियामेंट का सब्स्टिट्यूट एक तरीके से प्रूव करने की या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3-4 पॉइंट एक्चुअली इन्होंने दिए। अब आप मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या सड़क की पावर पार्लियामेंट का सब्स्टिट्यूट हो सकती है? एंड डू यू थिंक राहुल गांधी के पास इतना सपोर्ट है? कर्नल कीर्ति शर्मा। सर, सड़क की पावर डेफिनेटली पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वो तब हो सकती है कि जो लीडर हो वो क्रेडिबल हो, वो पब्लिक से कनेक्ट हो सकता हो अपने आप को मेंटल स्टेट पे, और वो बात करे जो कि पब्लिक को पसंद हो, मतलब जो बात पे। इसी तरह से जो फुटबॉल में आपने एक उदाहरण दिया, जो योगेंद्र यादव ने बोला कि ठीक है, वो खिलाड़ी जिसको कि ड्रिबलिंग करना आता हो, जो खेलना जानता हो, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो खिलाड़ी खुद ही अपने गोल में गोल गेंद डाल दे तो आप क्या कर सकते हो? गांधी इस जनता को पार्लियामेंट की सीट्स में कन्वर्ट करवाएंगे, एटलीस्ट आई डोंट हैव फेथ ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल बात सही है आपकी, क्लियर है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि इसको वोट में कन्वर्ट करना या नंबर ऑफ सीट्स जो पार्लियामेंट में मिलेगी, लोकसभा में मिलेगी, उसमें कन्वर्ट करना, ये बहुत ही एक इमेजिनरी सी सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। अच्छा गणेश जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगा। अब आप देखिए सिचुएशन आपके सामने है, यात्रा है, लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स भी साथ में हैं। कल पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं, ऐसा लोगों ने बात किया है, लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट्स हैं ऑल एंड सन्ड्री, कोई ऐसा फोकस्ड नहीं है कोई कि जो देश को जोड़ने का काम कर रहा। तो आपको क्या लगता है इस यात्रा का असर कितने दिन तक रहने वाला है, और असर रहेगा भी कि नहीं, और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है इस यात्रा का? ओवर टू यू। मुझे नहीं लगता इस यात्रा का कोई भी इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी लोग आ रहे हैं ना वो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ ही है।
वो ऑलरेडी कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, वो ऑलरेडी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 70 साल से, ऐसे ही लोग इस यात्रा में जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और नहीं जा रहा, और इसमें कुछ-कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ और ऐसे एजुकेटेड लोग भी जा रहे हैं, जिनको भी थोड़ा, अभी आई विल गिव यू एग्जांपल। मेरी एक टीचर है आईआईटी से, वो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। वो वर्ल्ड यूएन में काम करके भी आई थी, तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी हैं वो। उनके बहुत पेरेंट्स वगैरह भी काफ़ी एजुकेटेड थे। तो वो भी इस यात्रा में आप शामिल हो गई थी। वो सिख हैं बाय रिलीजन। अ, तो वो 2011 के समय से वो लेफ्टिस्ट ही हैं, मतलब कांग्रेस सपोर्टर हैं, लेफ्टिस्ट हैं। तो अभी उनको मौका मिला है कि वो अपने बच्चों को ले जाके राहुल गांधी से मीटिंग भी करा लें, राहुल गांधी से बात भी करा लें। तो वो यात्रा में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, वीडियो भी खींच रहे हैं, डाल रहे हैं लिंक्डइन वगैरह पे। तो ये सब उस टाइप का अपॉर्चुनिटी है सर, मतलब जो पुराने लोग हैं, जो कांग्रेस को 50-70 साल से, जितने भी सिख दंगे वो सब हो, उसको सब इग्नोर मार के कि नहीं भाई यही हमारा नेता है। जैसा भी हो, उसको आता है नहीं आता उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही है, हमें उन्होंने सोच लिया है कि यही परिवार है जो हमारा भला करेगा। तो ऐसे लोग हैं जो रास्ते पे उतर के उनके साथ वॉक कर रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। और जैसे आपने बोला, कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान सपोर्टर हैं, उनको भी लग रहा है कि भाई एक दिन इंडिया को पाकिस्तान बनाना है तो राहुल गांधी ही बना सकता है। तो वो लोग भी उसके साथ जॉइन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तो कांग्रेस को मरते दम तक सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब राहुल गांधी का बच्चे का वेट भी कर रहे होंगे वो लोग, कि राहुल गांधी को कहीं से बच्चा हो जाए और वो उसको भी वोट करे।